नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ यादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गुरु 165 लीटर का फ्रिज, लाश के टुकड़े और कत्ल की गुत्थी, दिल दहला देगी बेंगलुरु के महालक्ष्मी की मर्डर केस की कहानी। गुरु, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महालक्ष्मी का कातिल मुक्ति रंजन रॉय ने ओडिशा में जाकर के आत्महत्या कर ली है। जी हाँ गुरु, आपने सही सुना, मुक्ति रंजन रॉय ने आत्महत्या कर ली है, वो मर चुका है। गुरु, महालक्ष्मी मर्डर केस की पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दिल्ली का श्रद्धा वाकर मर्डर केस आज भी लोग भूले नहीं हैं। 27 साल की श्रद्धा को उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब आमीन पूनावाला ने 28 मई 2022 को मार डाला था। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने का जो तरीका अपनाया था, उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था। ठीक उसी तरह बेंगलुरु में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे जानकर किसी भी आम इंसान की होश उड़ सकते हैं। बेंगलुरु का व्यालीकवल इलाका 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज। उसी फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े बंद थे। 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक पर बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दिल दहला देने वाला या यूं कहें कि क्राइम सीन देखा हो। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे में जाने की बजाय उल्टे पांव लौट गए थे। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फॉरेंसिक टीम को भी समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाजा बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे खुला था। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी यहाँ अकेले रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह यह है कि हर रोज वो सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती। महालक्ष्मी की माँ और बहन बेंगलुरु में रहते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी माँ और बहन लगातार फोन करते रहे पर बात नहीं हो रही थी। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मकान मालिक को शिकायत करते हुए बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी माँ और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी दी। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी से मां की बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा गई। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लोथड़े यहाँ वहां पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दिल दहलाने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। उसने फौरन पुलिस को फोन किया। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब पुलिस कमरे में दाखिल हुई, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि उनसे रुका नहीं गया। पुलिस टीम भी बाहर निकल आई। फिर डबल मास्क मंगाया गया। डबल मास्क पहनकर फिर से पुलिस कमरे में गई। फ्रिज का दरवाजा खुला था। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में रखा था एक सिर, महालक्ष्मी का सिर। अब फ्रिज के बाहर पुलिस की नजर कमरे के फर्श पर पड़ी। फर्श पर नजर पड़ते ही पुलिस वालों के पांव कांप गए। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े थे। अब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी सोको को मौके पर बुलाया गया। सोको के लिए भी एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा अब मदद के लिए सोको की टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दाघर के स्टाफ को बुलाया। मुर्दाघर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक पर बिखरे लाशों के टुकड़ों को समेटा गया और इसी समेटने के दौरान यह अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान थी। टुकड़ों में बटी इस लाश को अब मुर्दाघर भेज दिया गया। लाशों के टुकड़े समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था।
जब मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से न तो इस फोन से कोई कॉल की गई और ना ही कोई कॉल रिसीव की गई। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। पर सवाल ये था कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया? आखिर किसी की इससे क्या दुश्मनी थी? वो कातिल कौन था? तो अब बेंगलुरु पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि साल 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से व्यालीकवल इलाके में किराए के मकान में रह रही थी, वो भी अकेले। हर 15 दिन या महीने दिन में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और लक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी थी। कुछ महीने माँ और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के घर में शिफ्ट हो गई। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोजाना 9:30 बजे काम पर चली जाती और रात 10:30 बजे के बाद घर लौट कर आती थी। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिक और ड्रॉप करते हुए जरूर देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो अजनबी है कौन। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन थी कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी हो। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल है कौन? कौन है जिसने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूस दिया? बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी शक की सुई को अजनबी की तरफ घुमा रही थी। हालांकि बकौल पुलिस को उस अजनबी की जानकारी उनके पास थी, उसका नाम भी उन्हें पता था। यहाँ तक कि ये भी पता था कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका था। पुलिस इसलिए उसके नाम का फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। पर बेंगलुरु पुलिस की माने तो एक बार वो शख्स हाथ आ जाए तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस तफ्तीश में यह भी पता चला है कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई और उसका मोबाइल बंद हुआ, तभी से महालक्ष्मी के घर पर कभी कोई नहीं आया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर या उसके बाद महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी जिससे उन्हें शक होता। हालांकि क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी के पीछे की वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती है वहां किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक जाना मुमकिन नहीं है। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि कत्ल से पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी या नींद की दवा दी गई हो और इसलिए घर से कोई आवाज नहीं आई। जिस तरह से कत्ल के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए गए, उसे देखकर पुलिस को लगता है कि कातिल जल्दबाजी में नहीं था, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे या बहुत मुमकिन है कि पूरी रात वहीं रहा। हालांकि हैरानी इस बात पर है कि किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। महालक्ष्मी हत्याकांड का मामला साल 2022 के श्रद्धा मर्डर केस जैसा है। महालक्ष्मी के कत्ल के 19 दिन बाद तक लाश के टुकड़े फ्रिज में थे। दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल 28 मई 2022 को हुआ था, जबकि कत्ल का खुलासा नवंबर में हुआ था। कत्ल के बाद आफताब करीब महीने भर तक फ्रिज से निकाल कर लाश के टुकड़ों को किस्तों में ले जाकर जंगल में ठिकाने लगाता रहा। महालक्ष्मी शादीशुदा थी लेकिन पति से अलग रह रही थी। श्रद्धा बिना शादी के आफताब के साथ लिव इन में रहती थी। श्रद्धा के किसी और के साथ रिश्ते को लेकर आफताब को शक था। महालक्ष्मी के केस में उसके पति हेमंत को उसके अफेयर का शक था, लेकिन फर्क बस इतना है कि महालक्ष्मी के पति ने महालक्ष्मी का कत्ल नहीं किया।
तो ये रहा पूरा मामला। खैर, महालक्ष्मी के कातिल मुक्ति रंजन रॉय के बारे में हम आपको पूरी जानकारी अगली वीडियो में देंगे। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी मामले के बारे में? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी राय कमेंट में लिख के जरूर जाइएगा। शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवारजनों का बेहद ख्याल रखें। राधे राधे, जय हिंद।